चैप्टर 2 सेफ्टी ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन इन्हांसिंग वर्कप्लेस सेफ्टी एंड कंप्लायंस। सेफ्टी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन किस तरह एक जो वर्कप्लेस है उसकी जो सेफ्टी है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, उनको बेहतर करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे। इसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि सेफ्टी क्या है, इसकी सेफ्टी ऑडिटिंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, कौन कौन सी हैं, इसके मेथड कौन से हैं, स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ सेफ्टी ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन इन्हांसिंग द वर्कप्लेस सेफ्टी एंड कंप्लायंस, कि किस तरह सेफ्टी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन जो है एक वर्कप्लेस की जो सेफ्टी है और उसकी जो वहाँ पे ओवरऑल वर्कप्लेस की जो सिचुएशंस हैं उनको किस तरह वहाँ पे इम्प्रूव करती हैं, उनको किस तरह से वहाँ पे मैनेज करती हैं। आज के दौर में अगर देखा जाए तो जैसे ही वर्ल्ड आपकी चेंज होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है, टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है, तो जो प्रोसेसेस हैं उनकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। डेली की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल रूटीन से अब हट के हैं, उनकी जो प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो भी हाई है। उसके बाद जो आपके डेली की रूटीन जो लाइफ है उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो चुकी है। तो जब आपकी वर्ल्ड के अंदर इतनी स्पीड अप होती जा रही है, चीज़ें मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है, तो उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर और जो वर्क प्लेस के ऊपर जितने भी वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। क्योंकि अगर उसके अंदर हम अगर सेफ्टी रेगुलेशन नहीं लेते तो उसकी वजह से वर्कर्स जो हैं उनके इंजरीज़ के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आज के जो रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड है इसके अंदर सेफ्टी और वेल बीइंग जो है एम्प्लॉयज़ की उसको इंश्योर किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो या डिफरेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे बैलेंस हो सकें। सेफ्टी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या करता है कि वर्क प्लेस पे जो हैज़र्ड्स मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनकी असेसमेंट करता है और वहाँ पे उनकी मेंटेनेंस के लिए भी काम करता है। इंस्पेक्शन हमें पहले से पता है कि इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए वर्क प्लेस को ऑब्ज़र्व किया जाता है, वर्क प्लेस पे जितनी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है उसको देखा जाता है, वर्क प्लेस पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर्स को देखा जाता है कि हाउ वेल दे आर वर्किंग, कि कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, कि उधर वहाँ पे कौन सी मिस्टेक मौजूद हैं, कौन कौन से हैज़र्ड्स मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हमें एक इंस्पेक्शन जो वो हेल्प कर रही होती है आइडेंटिफाई करने में। और ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग ओवरऑल एग्जामिनेशन होता है तमाम जो सेफ्टी प्रोसेसेस हैं, तमाम जो सेफ्टी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जितनी इंस्पेक्शन हुई है। इंस्पेक्शन रूटीन चेकअप है जो कि आपके जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले और उनके दौरान किया जाता है। और ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग आपके पास एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंडर इंस्पेक्शन भी आती है, जिसके अंदर आपके वर्कर्स भी आते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी आती है, रिस्क असेसमेंट भी आती है, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन भी आती है, और उसके लिए जो कंट्रोलिंग मेजरमेंट्स लेते हैं वो तमाम भी इसके अंदर आते हैं। मीन आपने नाम सुना होता है कि ऑडिटर, कि ये बंदा ऑडिटर है, नॉइट ऑडिटर का ज़्यादा आपने नाम सुना होगा। अब उसका काम क्या होता है? पूरे दिन की जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितने भी प्रोसेसेस हुए हैं, जितना काम कंप्लीट हुआ है, उस तमाम की एक समरी तैयार करना, उस तमाम के अंदर आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो गोल्स थे उनको अचीव करने में उन्होंने हेल्प किया है, कौन कौन से हमारे गोल्स हैं जो अचीव नहीं हो सके, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब ये वो ऑडिटर जो होता है वो तमाम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी ऑडिटिंग इंस्पेक्शन। सेफ्टी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन की अहमियत क्या है, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वर्क प्लेस की सेफ्टी के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो सेफ्टी ऑडिटिंग और जो इंस्पेक्शन है ये क्या करती है कि वर्क प्लेस पे जो रिस्क हैं उनको मिटिगेट करने में हेल्प करती है। मिटिगेशन का मतलब होता है सॉल्व करना, किसी चीज़ को वहाँ पे ठीक करना, उसके अंदर कोई एरर है उसकी करेक्शन करना, और जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना, इसको हम कहते हैं मिटिगेट करना। रिस्क मिटिगेशन का मतलब जो ख़तरा है उस ख़तरे को कम करने की कोशिश करना। हैज़र्ड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे फर्श के ऊपर टूटे हुए कांच पड़ा हुआ है तो वो अब हैज़र्ड है। अब उसको हम सफाई करके हटा सकते हैं, हैज़र्ड को हम रिमूव कर सकते हैं, बट जो रिस्क होता है तो रिस्क को कभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। रिस्क को हमेशा आप क्या कर सकते हैं कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मीन उसकी रिडक्शन के लिए, उसकी कमी के लिए आप काम कर सकते हैं। कैसे? अब जब आप देखते हैं कि बाहर अगर मौसम ख़राब है तो मौसम ख़राब होता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? अगर सर्दी है तो आप जैकेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अगर बारिश का मौसम है आप साथ क्या कर देते हैं? अम्ब्रेला वगैरह रख लेते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि वहाँ पे उस टाइम अपना अवॉइड कर देते हैं कि बाहर निकलना।
अब ये चीज़ क्या करती है कि बाहर जाके आपका जो वेदर कंडीशंस हैं उनकी वजह से अफेक्ट होने के चांसेस कम कर देती हैं। अगर उसी की जगह से बाहर सही सर्दी है और आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर कोई शूज़ स्लीपर पहन के निकल रहे हैं, जैकेट वगैरह आपने नहीं पहनी हुई है, आपने छतरी वगैरह पास नहीं रखी हुई है, अब वो वेदर कंडीशन क्या करेगी, आपको अफेक्ट करेगी और आप बीमार होने के आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, मीन ख़तरा बढ़ जाएगा इस कंडीशन के अंदर। उसी की जगह अगर हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, जैकेट्स वगैरह, वार्म क्लोथ्स वगैरह यूज़ करते हैं और साथ हम क्या करते हैं, अच्छे शूज़ इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा स्वेयर कंडीशंस हैं उसके अंदर बाहर नहीं निकलते। अब ये चीज़ क्या कर देगी, हमारे जो बीमार होने के चांसेस वो कम कर देगी। ख़त्म तो नहीं करती, बीमार फिर भी आप हो जाते हैं किसी और रीज़न की वजह से, बट जो ये कंडीशन थी उसकी वजह से अब आपकी बॉडी के जो ऊपर इफेक्ट है वो कम हो जाता है। अब ये क्या था, रिस्क था, रिस्क को हमने क्या किया, रिड्यूस किया, जबकि उसी जगह हैज़र्ड होता है तो हैज़र्ड को हम क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते। इन दोनों के अंदर क्या है, ये डिफरेंस भी है कि रिस्क को कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं अगर बाहर निकल रहा हूँ तो मैं सड़क पे अगर चलता हूँ तो कोई गाड़ी मुझे टक्कर मार लेगी, मैं इंजर्ड हो जाऊँगा, रिस्क है, सड़क पे चलना मेरे लिए रिस्क ही है, मैं घर से बाहर सड़क पे नहीं चलता। फिर आप स्ट्रीट में निकलते हैं, स्ट्रीट में अगर कोई चीज़ गिर सकती है वहाँ पे भी तो आपको लग सकती है, बाकी कुछ ना हो, कोई कुत्ता वगैरह होगा वो आपके पीछे किसी ने लगा दिया वो खा लेगा, फिर भी आपको इफेक्ट होगा। आप कहते हैं कि मैं बाहर गली में भी नहीं निकलता, बाहर गली में निकला मेरे लिए ख़तरनाक है, घर पे बैठे हैं ज़लज़ला आया, घर उधर ही उलट गया। मीन क्या हुआ कि आप जो मेजरमेंट्स तो ले सकते हैं रिस्क को कम करने के लिए, बट रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते। अब मेजरमेंट क्या लेते हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर आप रह रहे होते हैं उसके अंदर मटेरियल अच्छा यूज़ करते हैं, ताकि वो अगर रिस्क अगर है अर्थक्वेक का हैज़र्ड मौजूद भी है तो उसको वो क्या कर सके, बियर कर सके, उसके अंदर वो चीज़ आपको डैमेज ना करे। उसी की जगह अगर हैज़र्ड है, हैज़र्ड मीन यहाँ पे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं तो वो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये शीशा क्या है कि या अलमारी के अंदर कोई चीज़ पड़ी है वो गिर सकती है, आप उसको बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, वो हैज़र्ड रिमूव हो रहा है। तो सेफ्टी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन हमें क्या करती है, हेल्प करती है कि आप क्या करेंगे, रिस्क को मिटिगेट करेंगे, उसको कम करेंगे, रिडक्शन के लिए काम करेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। अब जब आपको पता है कि हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंदर डेली क्या है, एक जो हमारा ये जो इदारा इंस्टीट्यूट है, एक पर्सन यहाँ पे मौजूद है जो कि डिसिप्लिन को फॉलो करवा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल की बात करते हैं, छोटे इदारों के अंदर एक ही पर्सन होता है जो मल्टीपल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। प्रिंसिपल आता है डेली वहाँ पे क्लासेस को विजिट कर रहा है, ठीक। अब क्या होगा, आपको हर क्लास के अंदर टीचर भी नज़र आएगा, लेक्चर्स भी आपको नज़र आएंगे और वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पढ़ते हुए भी नज़र आएंगे। उसी की जगह अगर वो प्रिंसिपल विजिट नहीं कर रहा, वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, चेकिंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे क्लासेस के अंदर टीचर अपनी मर्ज़ी से आएगा और अपनी मर्ज़ी से काम करेगा और वो काम क्या होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा। फिर स्टूडेंट्स की बात कर लें, आपकी अगर डेली अटेंडेंस ना ली जाए, आपको ये ना बोला जाए कि अगर आप छुट्टी करेंगे उसके ऊपर आपको ये पुनिशमेंट दी जाएगी, आप भी छुट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आप लोगों को मिली हुई है अभी हॉस्टल लाइफ, आपको पता है कि हम घर से दूर हैं, घर वाला कोई देखने वाला है नहीं है, हम जाएंगे, हम जो करें किसी को नहीं पता होगा। तो उसके अंदर यहाँ पे फिर मॉनिटरिंग का सिस्टम लॉन्च कर दिया जाता है, जो अब आपको क्या करता है, बाउंड कर देता है कि अब आपने कॉलेज में आना ही आना है। डंडी फिर भी आप मार लेते हैं, किसी को बीमार कर देते हैं, मौसम को थोड़ा ख़राब हो गया, वो आपको ज़्यादा डर लगने लगता है, एक दिन आपको बुखार चढ़ जाता है, बस वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, फिर आप निकलते नहीं हैं, कहते हैं कि ठीक है जी आज हम छुट्टी कर रहे हैं। और रीज़न क्या होती है बिहाइंड उसके, आपको बिस्तर से निकलने का दिल नहीं होता या आपका कोई घूमने फिरने का प्लान होता है। बाकी जो रीज़न आप बता रहे होते वो रीज़न उसके अंदर होती नहीं है और आपको ये लग रहा होता है कि जो हमने रीज़न बता दी आगे वाले को पता ही नहीं है, वही रीज़न है। ऐसा ही है, एग्जाम्पल ले लें इनकी है कि नहीं ऐसा। तो फिर क्या होता है कि आप जब सोच रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, कल भी मैं क्लास में एग्जांपल दे रहा था कि वो हमारे जैसे होता है ना 45 to 50 एज वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे एल्डर्स जो भी हैं, वो कहते हैं जो चीज़ें आप अभी कर रहे हैं हम सब कुछ करके आ चुके हैं, मतलब ये रास्ते हमने देखे हुए हैं। मीन अभी आप अगर मैट्रिक के बाद यहाँ पे कॉलेज में आ रहे हैं और मैं ग्रेजुएशन करके 2-3 साल यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब क्या हो चुका है कि 7-8 साल पहले ये चीज़ें हमें फेस कर चुके हैं या की हुई हैं या हमने होते हुए देखी हुई हैं। हमने एप्लीकेशन दी हुई है किसी की या किसी ने हमारी एप्लीकेशन दी हुई है, हमने किसी को टीचर को मैसेज किए हुए हैं या हमें टीचर ने बताया हुआ कि ये मैसेजेस ये स्टूडेंट कर रहे हैं, मतलब हमें पता चल रहा है। जो आपके साथ कोलीग बैठा हुआ है, ये सारे बैठे हुए हैं, आपस में शेयर करते हैं ना चीज़,
पता होता है एक दूसरे को क्या है क्या नहीं है, कौन बीमार है कौन नहीं है, कौन काम किसी को इमरजेंसी है किधर नहीं है। अब यही चीज़ें वापस आपकी शेयर होती रहती हैं और वो फिर जो आपका सीनियर है जो आपको मॉनिटर कर रहा है उस तक भी ये पहुंच जाती हैं और उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाउ टू हैंडल दिस पीपल, इन लोगों का हैंडल कैसे करना है, ये कौन कौन से बहाने बनाते हैं। इसीलिए अपनी प्राइवेसी रखा करें। ठीक हो गया। तो कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस, अब इंस्पेक्शन ये जो चेकिंग है ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने वाला आपको बनाती है, रेगुलेट करती है कि तमाम लॉज को फॉलो किया जाएगा। अब सेफ्टी ऑफिसर वर्क प्लेस पे जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो क्या करता है, तमाम वर्कर्स की वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है। अब वर्कर्स को मजबूरन क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे हेलमेट पहनना पड़ता है, जैकेट पहननी पड़ती है, वहाँ पे जो हैजर्ड है रेलिवेंट उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने पड़ते हैं। उसे वहाँ पे वो रिस्क आइडेंटिफाई करके, हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करके काम करना पड़ता है, उसे डैमेज इक्विपमेंट को छोड़ना पड़ता है, उसे वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं जब उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। नहीं हो रही, अपने जो आपके मिस्त्री वगैरह हैं उनकी एग्जांपल ले लें, अगर उनको कोई देखने वाला नहीं है वो ऐसा ऐसा काम करके जाएंगे कि वो आप हैं 40-40 साल तक उसको वापस ठीक नहीं कर पाते। थर्ड चीज़ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। जब ये चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने यही चीज़ें देखी थी, रेगुलेटरी कंप्लायंस देखा था, रिस्क मिटिगेशन देखा था, मेन इन्हांस सेफ्टी था, यहाँ पे रिस्क मिटिगेशन हो गया, सिनोनिम्स यूज़ हो रहे हैं, बस अल्टरनेटिव वहाँ पे आपकी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, हमने कहा था कि हमारी वर्क प्लेस जितनी सेफ़ होगी हमारी जो प्रोडक्शन है वो उतनी हाई होगी, क्योंकि हमारी जब वर्क प्लेस सेफ़ है, ऑडिटिंग हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही है, वहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है, जितने वर्कर्स हैं अब उन्हें 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे वो काम भी करेंगे। अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही, ऑडिटिंग नहीं हो रही, इंस्पेक्शन नहीं हो रही, अब उनकी मॉनिटरिंग नहीं जब हो रही तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, 8 घंटे में से 4 घंटे काम करें, 3 काम करें। जैसे आपने डिफरेंट एग्जांपल सुनी होंगी कि आपके फ्रेंड्स हैं या आपके एल्डर्स हैं, वो कह रहे होते हैं हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, बस कोई थोड़ा बहुत काम आया, कोई अगर देख रहा है उस वक्त हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बाकी हम ऐसे ही टाइम गुजार के आ जाते हैं, हमें कोई काम वहाँ पे होता ही नहीं। सुना हुआ है ना आप लोगों ने। अब ये चीज़ किसकी वजह से है, लैक ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से। अब वो पर्सन वहाँ पे जाके क्या कर रहा है, पे ले रहा है, उसको वहाँ पे किया जा रहा है कि तुमने ये काम करना है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग वो पर्सन क्या कर रहा है, पे तो ले रहा है बट काम पूरा नहीं कर रहा। अब वो क्या कर रहा है, वो कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। कंपनी के ऊपर जैसे आपको पता होता है कि जैसे ही मॉनिटरिंग आती है एकदम से आपको नज़र आता है कि ये पर्सन इतना काम कर रहा है, वो कहता है कि इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गई है, आजकल हमें काम बहुत ज़्यादा होता है। वो काम क्यों ज़्यादा होता है, वो काम इसलिए ज़्यादा होता है कि वो जो पीछे 11 महीने होते हैं तो उस 11 महीने के अंदर उन्होंने वो सारा काम वो फेंका होता है, उसके अंदर 2 से 3% या 5% वो काम कर रहे होते हैं और 95% वो स्टोर हो रहा होता है। और जब वहाँ पे उन्हें अर्जेंट वहाँ पे मॉनिटरिंग आती है, इंस्पेक्शन होती है और वहाँ पे उनके ऊपर कोई सख्त बंदा आ जाता है तो वो फिर पूरा काम भी निकलवाता है। उसी की जगह अगर उन्होंने वो पूरा काम किया होता, अभी उनके ऊपर कोई बर्डन ना होता, वो बिल्कुल बैलेंस चीज़ें चल रही होती। तो जब बैलेंस होंगी तो प्रोडक्शन भी हाई होगी। अब बात वही है, 11 महीने आप काम ना करें, 1 महीने में आप वो हाई प्रोडक्शन नहीं दे सकते। जो आप 11 महीने कंटिन्यूसली काम करने के साथ देंगे 12 महीने, तो वो 1 महीने के अंदर नहीं दे सकते। तो प्रोडक्शन इंस्पेक्शन के थ्रू फिर हाई होती है जब वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही होती है। और अब ये इंस्पेक्शन ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन करनी है साल के अंदर, अब ये रेगुलर होगी तब वहाँ पे आपकी वर्क प्लेस पे जो एक्टिविटीज़ है वो इम्प्रूव होंगी। अब इसके अंदर आपके जहन के अंदर ये होता है कि हम जॉब कर रहे हैं, जब सेफ्टी को पढ़ रहे हैं, जस्ट वो जॉब के कंसेप्ट से नहीं पढ़ना। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर हम अपना ही कोई सिस्टम चला रहे हैं, डिफरेंट होते हैं ना जिनका अपना कोई कारोबार होता है, अपनी कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, किसी अपनी फैक्ट्री होती है, किसी का कोई बिजनेस होता है या कोई और कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही होती है, डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। अब उन्हें चाहिए कि ये जो चीज़ें वो अपने दिमाग में रखें और उस जगह पे भी अप्लाई करें। उन्हें हो कि हाँ, हम अगर किसी जगह पे मौजूद है और हमारे आगे वर्कर्स ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं है तो आपको जॉब मिलेगी तब भी है, आपकी जो वर्क प्लेस है, आपका एक घर बन रहा है तो उसके अंदर भी आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। अदरवाइज़ जो महीने का काम है वो 6 महीने में होता है। मिस्त्री आपके पास आता है, वो कहता है कि हाँ स्टार्टिंग में जब आपने उसको ऑर्डर देना होता है, कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, उस वक्त तो वो कहता है जी इतनी जल्दी हो जाएगा काम, इतनी जल्दी। बट जैसे ही आपको पता चलता है कि काम स्टार्ट हुआ, कभी उसे कोई इशू आ रहा है, कभी कोई इशू आ रहा है, कभी उसकी कोई मजबूरी है, कभी कोई है, वो 1 महीने का काम 6 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग। अब जो कॉस्ट सेविंग होगी, कॉस्ट सेविंग कैसे होती है
कि जब आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, एक एम्प्लॉय 12 महीने की सैलरी पूरी लेता है, काम वो 1 महीने के अंदर कर रहा है। अब वो 11 महीने जो सैलरी ले रहा है उसके अंदर अगर वो 5% काम कर रहा है तो 95% जो आपकी पेमेंट है वो लॉस के अंदर जा रही है, उसका आपको नुकसान हो रहा है। इंस्पेक्शन और जो ऑडिटिंग है वो आपको हेल्प करेगी कि आपकी वहाँ पे कॉस्ट सेविंग होगी, आपके जो लॉसेज हैं वो कम से कम होंगे, डैमेजेस कम से कम होंगे। उसके बाद इन्हांस रेपुटेशन, आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो इमेज है वो भी इम्प्रूव होती है सेफ्टी, इंस्पेक्शन और ऑडिटिंग के ज़रिए। तमाम चीज़ें जब आपकी मॉनिटर हो रही हैं, एक कंसिस्टेंसी के साथ आपका काम हो रहा है, मतलब एक स्टेबल वर्क प्रोसेस आपका चल रहा है, अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है। स्टेबल चीज़ जब होती है तो वो आपकी इमेज जो होती है वो मार्केट के अंदर इम्प्रूव करती है। अब कोई भी ब्रांड है, उस ब्रांड का जब आप कोई पीस लेते हैं उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। वो आज ले रहे हैं, कल ले रहे हैं, परसों ले रहे हैं, 10 बंदे भी आप जाके ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब उसके अंदर क्या है कि उनकी एक कंसिस्टेंसी है कि वो उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, उन्होंने कस्टमर को कंटिन्यूसली बिल्कुल डिफेक्ट फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं या मिनिमम डिफेक्ट के साथ प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया है। इसीलिए आज क्या है कि कंपनी मार्केट के अंदर उनकी एक क्या है वैल्यू है। अगर उनके प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स होते, उनके प्रोडक्ट के अंदर डैमेजेस मौजूद होते तो मार्केट के अंदर उनकी जो वैल्यू थी, जो इमेज थी, वो इन्हांस कभी भी ना होती। देन मेथडोलॉजीज ऑफ सेफ्टी ऑडिटिंग इंस्पेक्शन, हमने जब सेफ्टी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन करनी है तो इसके अंदर हमने कौन कौन से मेथड्स फॉलो करने। इसके अंदर पहली जो एग्जांपल मैं कंटिन्यूसली आपको देता जा रहा हूँ, रेगुलर मॉनिटरिंग का, रेगुलर इंस्पेक्शन का। पहली आपकी रेगुलर इंस्पेक्शन की आ जाती है, जो कि डेली आपका काम स्टार्ट होगा उस वक्त आप करेंगे, डेली आपका जो काम हो रहा है उसको आप चेक करेंगे। फिर कंप्लायंस ऑडिट, उसके बाद आप देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्शन तो नहीं लिया गया, कंपनी ने कोई वायलेशन वगैरह तो नहीं की है, कंपनी कितने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, उसके ज़रिए भी आप क्या करेंगे कि सेफ्टी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मतलब जस्ट अब आप क्या करेंगे कि कंपनी की जो लीगल वैल्यूज़ है उनको देखेंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑडिट, ऑडिट का जो प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी ओवरऑल, अगर एक केमिकल है, केमिकल के अब डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं हैंडलिंग के, कौन कौन से स्टेजेस हैं जब वो तैयार हो रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर उसकी प्रिपरेशन हो रही है, फिर उसकी स्टोरिंग हो रही है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फिर उसको यूज़ किया जा रहा है, फिर उसकी उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। और ये डिफरेंट स्टेजेस हैं एक केमिकल के जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके आने के और एंड होने के। अब इन तमाम जो प्रोसेस स्टेजेस के ऊपर वहाँ पे देखा जाता है कि कौन से स्टेज के ऊपर वहाँ पे कोई इशू वगैरह आया है, ओवरऑल पूरे प्रोसेस को ऑडिटिंग की जाती है। तो प्रोसेस ऑडिट के थ्रू भी वहाँ पे एवोल्यूशन की जाती है और केमिकल जो हैंडलिंग है या इक्विपमेंट मेंटेनेंस हैं उनके अंदर कौन से एरियाज़ है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, और आप जो ऑडिटिंग है, इंस्पेक्शन है, वो इस वे के ज़रिए भी कर सकते हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर्स को देखेंगे, कितना वो पॉजिटिव बिहेवियर है या कितना उनका नेगेटिव बिहेवियर है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, मतलब जो आपकी डेली इंस्पेक्शन हो रही है, डेली जो आपका मटेरियल आ रहा है, जो आपके इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको हेल्प करती है जो आपकी इंस्पेक्शन है और जो डेली ऑडिटिंग है उसके अंदर। इसको एग्जामाइन करके जो रिकॉर्ड्स हैं, इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हैं, ट्रेनिंग मटेरियल है, इनके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पे आपकी अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ कौन से एरियाज़ है जहाँ पे आपको ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंस तो हमने देखी, अब इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे। बेनिफिट्स फ़ायदे क्या होंगे अगर हम इंस्पेक्शन और ऑडिटिंग करते हैं। पहला ये है कि आपके हादसात के अंदर कमी होगी, वर्क प्लेस पर जो हैज़र्ड्स मौजूद हैं वो आइडेंटिफाई होंगे और उनको आप करेक्ट कर पाएंगे, तो आपकी वर्क प्लेस सेफ और सिक्योर रहेगी। लीगल कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन, अब जो लीगल लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब कि जो पेनल्टीज़ हैं या कोई केसेस वगैरह हैं उनसे भी बचेगी। जब आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है, चेकिंग वगैरह के जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर रही है, तो अब उसका तो कोई वायलेशन का वहाँ पे जो सेंस है या केस है वो कम से कम उसके होने के चांसेस होंगे। उसके बाद एम्प्लॉय मोरल, जब इन एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है और वहाँ पे उनकी जो काम करने की मोटिवेशन है, सेटिस्फेक्शन है, वो भी इंक्रीज़ करती जाती है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कौन सी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हैं, अब उसके अंदर कुछ कंपनीज़ आपको का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? अब एक तो उनकी सैलरीज अच्छी होती हैं, दूसरा उनका इन्वायरमेंट अच्छा होता है और वहाँ पे वर्कर्स की जो हेल्थ है उसको भी आप कहते हैं वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जा रही है, वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस है, वहाँ पे डेली ट्रांसपोर्ट दी जा रही है, वहाँ पे खाना पीना अच्छा है, वहाँ पे ये तमाम जो एम्यूनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। अब उस चीज़ को आप प्रेफर कर रहे होते हैं, क्यों? वो सेफ़ और सिक्योर है। तो इसी तरह क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉय का मोरल है उस कंपनी के अंदर जब वो जाके काम करते हैं उनका मोरल भी हाई होता है।
एक अच्छी कंपनी के अंदर एक पर्सन काम कर रहा है और एक काम कर रहा है जहाँ पे उसे डिफरेंट इंजरीज़ का सामना करना पड़ रहा है, डिफरेंट हैज़र्ड्स का सामना करना पड़ रहा है। उन दोनों को अगर सेम पे भी मिल रही है, एक अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, दूसरा अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? एक को सिक्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक को इनसिक्योर मिल रहा है। तो वो चीज़ जो इनसिक्योर इन्वायरमेंट है वो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को भी वहाँ पर डाउन कर देती है। इनसिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर अब उनकी जो फियर भी होता है, उनको इंजरी का फियर होता है और उन्हें उससे थोड़ी सी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो उसको छोड़ भी जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपके प्रोसेसेस के अंदर कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आती है। जब आप डेली चेकिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर छोटे छोटे जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। अब वो जब तमाम चीज़ें आपकी आइडेंटिफाई होती जाती हैं, उनको करेक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूव होता जाता है। डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, उसके बाद अब आपने जब डिसीजन लेना होता है वो आपके पास रियल टाइम डाटा अवेलेबल होता है, उसकी बेस पे लेते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्दर कौन सा प्रोजेक्ट करना है, आपके कौन से एम्प्लॉयज़ आपके लिए इफेक्टिव हैं, न्यू अगर हायरिंग करनी है कौन से एम्प्लॉयज़ की करनी है, कौन से इशूज़ आप पहले से फेस कर चुके हैं, वो तमाम आपको पता चल जाता है। अब इसके अंदर जो आपकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की चीज़ है उसके अंदर आप इस पेंसिल की भी एग्जांपल ले सकते हैं। इस पेंसिल को आप 10 आपकी एज हो गई है, 17, 18, 19 साल सब की हो गई है। 18 साल पहले जो ये पेंसिल थी इसकी जो कंडीशन थी और आज जो इस पेंसिल की कंडीशन है उन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस पता होगा। पहले ये पेंसिल जो थी इसकी जो इंक होती थी वो लीक हो रही होती थी। इसको अगर आप इस कंडीशन के अंदर पॉकेट में डाल देते थे, इसके अंदर जो इंक होती वो लीक हो जाती थी। जब आप इसको लिख रहे होते थे आपके आधे हाथ जो थे वो स्याही के साथ भर जाते थे। जब आप इसके साथ लिखते थे बाज़ औक़ात ये कापी का पेज ही फाड़ देती थी। जब आप इसके साथ लिखते थे तो सर्दी ज़्यादा हो गई, ये रुक जाती थी। आज जब आप इस पेंसिल को यूज़ करते हैं ना तो ये रुकती है, ना इसकी जो इंक है वो फैल जाती है लिखते हुए, ना ये पेज को डैमेज करती है और ना आपको इतनी थकाती है। पहले इसी पेंसिल को यूज़ करते हुए आप थक भी ज़्यादा जाते थे। जैसे अब आपको मैंने टास्क दिया कि आपने लिख के लाना है, अगर उसी की जगह अगर आपके पास एक पेंसिल होती जो रगड़ ज़्यादा खा रही है, वो लिखते हुए आपको तंग भी ज़्यादा करती, वो आपकी डिससेटिस्फेक्शन का बायस भी बनती। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे हुई है कि कस्टमर इसको यूज़ करता गया, वो कंप्लेन करता गया, ऑर्गेनाइजेशन भी उनको देखती गई और इसको इम्प्रूव करती गई। चैलेंजेस ऑफ सेफ्टी ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन। अब ओवरऑल हर जगह पे आप देखते हैं कि इक्वली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जहाँ पे ज़रूरत होती है बाज़ औक़ात वहाँ पे चीज़ें मिसिंग होती हैं, जिस तरह के स्किलफुल मैन पावर मिसिंग होती है, प्रॉपर वहाँ पे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आती जा रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग नहीं अवेलेबल होती। ये जो रिसोर्सेज है इनकी जो एलोकेशन है एक जो चैलेंज है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय क्या कहते हैं, एम्प्लॉय नई चीज़ को आने नहीं दे रहे होते। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे ही नई चीज़ आती है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह एग्जांपल आप ले लें, पेंट शर्ट की एग्जांपल ले लें। स्टार्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब पेंट शर्ट आई तो क्या इसको अलाउ किया जा रहा था? आप स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आज भी क्या कहते हैं, जो थोड़े समझ लें कि 70 या 80 उनकी एज है, वो आज भी इस पेंट शर्ट को लाइक नहीं कर रहे होते। वो क्या कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों का लिबास है। अब इसको क्या कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, एक स्पेसिफिक तबके के साथ उसे जोड़ रहे थे और इसको क्या कर रहे थे, अलाउ नहीं कर रहे थे। अब इसको आते आते कितना टाइम लग गया। अब भी आप एग्जांपल ले लें, अब भी ये चीज़ आपकी रेजिस्ट हो रही है। फीमेल के अंदर देख लें, अब भी आप अपनी फैमिली के अंदर जो फीमेल है उसको आप अलाउ नहीं करते कि वो पेंट शर्ट पहने, रेजिस्ट किया जा रहा है ना। अब इसी तरह जो कंपनी है, कंपनी के अंदर भी क्या किया जाता है कि जब न्यू चीज़ आ रही होती है और उसके बारे में एक तो उन्हें नॉलेज कम होता है, ट्रेनिंग नहीं होती है, उसको यूज़ करने का तरीका नहीं पता, इक्विपमेंट्स और डिफरेंट चीज़ों को, तो उसको वहाँ पे मना किया जा रहा है। जिस तरह एग्जांपल ले लें, AI की एग्जांपल ले लें। AI आ रहा है, आप कह रहे हैं कि AI हमारी आधी से ज़्यादा जॉब्स को खाए जा रहा है, हमारी जो जॉब्स हैं वो कम होती जा रही हैं AI के थ्रू। अब आप उसको क्या कह रहे हैं, AI यहाँ पे नहीं आना चाहिए, जबकि वो AI क्या कर रहा है, आपके लिए और जॉब्स भी लेके आ रहा है और साथ क्या कर रहा है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, जो आपका एरिया है, उस एरिया के अंदर वो एक्स्ट्रा जॉब्स भी लेके आ रहा है और आपकी जो प्रोडक्शन है और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ पे क्या कर रहा है, ज़्यादा इम्प्रूव भी कर रहा है। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेशंस। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो नई नई चेंजिंग्स आ रही हैं उनको फॉलो करना, उनको समझना, वो भी एक कम्प्लेक्स चीज़ है, तो वो भी एक चैलेंज है। उसके बाद सब्जेक्टिविटी।
अब सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो पूरी चीज़ को लेके चल रहा होता है, और उसके अंदर वो ओवर ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि जो रियल टाइम डाटा है, रियल टाइम जो एक्टिविटीज़ है उनको देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन वगैरह लिया जाए। सब्जेक्टिविटी ये होता है कि एक ही पर्सन क्या कर रहा होता है, तमाम डिसीजन ले रहा होता है, तमाम एक्टिविटीज़ वो कर रहा होता है। तो इसके अंदर ये जो सब्जेक्टिविटी का एक एलिमेंट है ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। उसके बाद ओवरलुकिंग बिहेवियर फैक्टर्स। अब ओवरलुकिंग बिहेवियर फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, जो आपका एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब जो चीज़ें आपको लग रहा होता है ये इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको इनिशियल लेवल पे आप क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। जब आप उनको इनिशियल लेवल पे इग्नोर करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिटिकल होती जाती हैं, और थोड़े टाइम के बाद जो आपकी कंपनी के प्रोसेसेस हैं उनके अंदर एक बड़ा इशू काज कर देती हैं। एग्जांपल ले लें आप अपने बाइक की, बाइक यूज़ करते हैं और बाइक ने फर्स्ट टाइम क्या किया, थोड़ी सी मिसिंग की है एक बार, आपने जब देखा उसके बाद चल रहा है तो आपने उसको छोड़ ही दिया कि इसने मिसिंग भी की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या किया उसने, पहले एक दिन मिसिंग की थी, फिर हफ्ते के बाद उसने फिर मिसिंग की है, फिर पहले उसने हफ्ते के बाद किया, वो दो तीन दिन के बाद कर रहा है। अब 2-3 दिन के बाद करने के बाद उसने डेली करना शुरू कर दी, डेली के बाद अब जब भी आप चला रहे हो वो कर रहा है मिसिंग। अब मेन क्या हुआ, फर्स्ट टाइम अगर आप उसको एड्रेस करते, वो जाके आप उसको चेक करवा लेते, वो उसी लेवल पे वहाँ पे ठीक हो जाता, और वहाँ पे आपका जो खर्चा है वो भी कम से कम होता, और आपकी जो चीज़ है वो भी इम्प्रूव हो जाती। लेकिन जैसे ही आपने इसको इग्नोर किया, अब उस चीज़ ने क्या कर दिया, आपका जो टाइम है उसको भी ज़्यादा लिया, और उसके बाद आपके लिए जो आपके डिससेटिस्फेक्शन का बायस भी बन रही है, और आपकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर वो भी ज़्यादा लग रही है। इसीलिए ओवरलुकिंग बिहेवियर जो फैक्टर्स हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू बनता है, एक चैलेंज है। क्लियर है यहाँ तक? और आगे 4-5 पॉइंट। प्रोमोटिंग अ सेफ्टी, कल्चर ऑफ सेफ्टी। इंस्पेक्शन और जो आपकी सेफ्टी फील्ड है, तो ये किस तरह एक सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करती है। तो ये आपका जो सेफ्टी कल्चर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है वो भी यही आ रहा है कि हाउ टू प्रमोट अ वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हाउ टू प्रमोट अ सेफ्टी कल्चर, कि वर्क प्लेस सेफ्टी को किस तरह प्रमोट करना है और सेफ्टी कल्चर को किस तरह प्रमोट करना है। उसके अंदर अब किसी भी जगह पे अगर आप चाहते हैं एक अच्छा सिस्टम चले, एक अच्छा वहाँ पे प्रोसेस चले, उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे चीज़ चाहिए होती है जो होती है लीडरशिप। अगर लीडरशिप वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे आपको नहीं है। जैसे पीटीआई स्पोर्टर्स की बात करें, अब उनका लीडर बाहर नहीं है, वो बिखरे हुए हैं, अगर वो बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वापस यूनाइटेड होते जाएंगे। आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ अब क्या है कि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए इफेक्टिव लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। अगर लीडरशिप नहीं है तो आपकी जो प्रोसेसेस हैं, आपकी जो जितना भी ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, वो आपकी क्या हो जाती हैं, इनफेक्टिव हो जाती हैं, और उनकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, और वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होती। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद जब भी आपने, फॉर एग्जांपल हम इसी चीज़ को अगर आगे लेके चलते हैं, तो जब तक तमाम जो वर्कर्स हैं वो मिलकर नहीं चलेंगे, किसी भी पार्टी को रन नहीं करते। ऐसे ही जब एक इंडस्ट्री के अंदर तमाम वर्कर जो हैं वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, वो शामिल नहीं होंगे प्रोसेसेस के अंदर, तो वो कंपनी कभी भी सक्सेसफुली काम नहीं करती। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो उनकी एक वहाँ पे लेगेसी होती है, उनकी एक वहाँ पे क्या होता है कि जैसे होता है ना, एक चीज़ होता है, बेस होती है उनकी, जो कंसेप्ट है, जो कि वो कहते हैं कि ये हम लेके चलेंगे तो हम जो है वो सक्सेस गेन करेंगे, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करना है, हमने काम ही एम्प्लॉयज़ के ऊपर करना है, हमने उनको अच्छी सैलरीज देनी है, हमने उनको अच्छी ट्रेनिंग देनी है, हमने उनकी जो सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखना है, हमने उनको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट देना है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या करती है, उनकी जो कंपनी है, उनकी जो इंडस्ट्री है, उसकी जितनी भी वहाँ पे चीज़ें उनके अंदर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आती है, सक्सेस को लेके आ रही होती है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। किसी भी चीज़ के इफेक्टिव काम करने में इंपॉर्टेंट होती है ट्रेनिंग और एजुकेशन। अगर किसी एम्प्लॉय के पास ट्रेनिंग और एजुकेशन अवेलेबल नहीं है तो वो कभी भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी ट्रेनिंग और एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और जो उनकी लीडरशिप है, उनके दरमियान जितने भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी उनकी डेली की पॉलिसीज़ हैं, जितने भी उनके गोल्स हैं, वो प्रॉपरली एक दूसरे के कम्युनिकेट हों, एक दूसरे तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि वो समझ के उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर सकें। एंड फीडबैक एंड रिकग्निशन। और एम्प्लॉयज़ जो फीडबैक दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कोई कंप्लेन कर रहे हैं, एम्प्लॉय कोई भी चीज़ कह रहे हैं, तो उसको भी क्या किया जाए, लिया जाए और उसको वहाँ पे रिकग्नाइज़ किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। इस तरह से एक जो वर्क प्लेस है वहाँ पे सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव होता है और वर्क प्लेस जो सेफ्टी है वो भी इन्हांस होती जाती है।
क्लियर? कोई इशू जहाँ तक?